नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्म्स टारगेट बैच में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान में जो प्रमुख संशोधन हुए हैं वह संशोधन कौन से हैं, क्योंकि बार-बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई संशोधन कब हुआ और उसमें जो प्रावधान है संशोधन के उसके बारे में भी बार-बार आपसे पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो के बाद हम यह कोशिश करेंगे कि संविधान में जितने भी प्रमुख संशोधन हुए हैं उनको एक साथ कवर कर लें और जब भी प्रारंभिक परीक्षा में आपसे संशोधनों के विषय में पूछा जाए तो आप बहुत आसानी के साथ उसको अटेम्प्ट कर पाएं। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं संविधान में हुए प्रमुख संशोधनों के विषय में। इससे पहले एक वीडियो में हमने संविधान में यह देखा था कि किस तरह से संशोधन होते हैं। हमने देखा साधारण बहुमत से हो रहे संशोधन, विशेष बहुमत से हो रहे संशोधन और ऐसे संशोधन जिनमें राज्य सरकारों का भी सहयोग हमको दिखता है या राज्य सरकारों का भी अनुमोदन हमको दिखता है। हमने यह भी देखा कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से ही संविधान में संशोधन किया जाता है। तो यह अनुच्छेद भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला संविधान संशोधन हुआ। पहले संविधान संशोधन के समय हम देखते हैं कि भारत आजाद हुआ था। आजाद होने के बाद भारत का संविधान लागू हो चुका था और उसके बाद भारत में नीतियां बनाई जा रही थी। नीतियां बनाते समय एक समस्या आ रही थी भूमि आवंटन की। तो भूमि आवंटन की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में परिवर्तन करना था। बहुत कम लोगों के पास बहुत ज्यादा भूमि थी और बहुसंख्यक लोगों के पास भूमि नहीं थी। तो सबके पास भूमि हो ऐसा प्रयास किया गया। उसके लिए संविधान में संशोधन करना था। संशोधन क्यों करना था? क्योंकि जब लोगों से उनकी भूमि ली जाने लगी तो पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था और जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है तो यदि किसी की संपत्ति उससे ली जाती है तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और जब यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो लोग सीधे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से यह विवाद खड़ा हो गया कि मौलिक अधिकारों का पार्ट होने की वजह से जो भूमि सुधार कानून थे वह लागू नहीं हो पा रहे थे। इसी कारण 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15 जो कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और वंश आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। इसी तरह से अनुच्छेद 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 85 जो यह तय करता है कि संसद में कम से कम 2 बैठकें हो हर साल। अनुच्छेद 87 जिसके माध्यम से जो संसद का प्रथम संबोधन है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाए। अनुच्छेद 174 जिसमें जो विधानमंडल है उसकी बैठकें भी कम से कम 2 हो साल में। अनुच्छेद 176 इसमें राज्यपाल का अभिभाषण है, मतलब राज्यपाल विधानमंडल की पहली बैठक में संबोधित करे जैसे केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 341 जिसके माध्यम से राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों को चुनता है कि किसको अनुसूचित जनजातियों में रखना है या राष्ट्रपति चुनेगा और राज्यपाल की सलाह से। इसी तरह से अनुच्छेद 342 चुनने के बाद इनकी सूची जारी करना यह भी दिखता है। अनुच्छेद 372 जिसके माध्यम से जो विधियां हैं, जो कानून हैं, उनको लागू करवाना यह प्रावधान दिखता है। और अनुच्छेद 376 जिसके माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जुड़े प्रावधान हमको दिखते हैं। तो कुल मिलाकर हमको यह समझना होगा कि पहले संविधान संशोधन से जो मौलिक अधिकार है इनमें परिवर्तन हुआ अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 में। फिर जो सदन की बैठक है, और सदन की बैठक का मतलब राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी, तो विधानसभा की बैठक और संसद की बैठक यह दोनों साल में कम से कम 2 बार होंगी। उसके अलावा जो अभिभाषण है राज्य स्तर पर राज्यपाल करेगा, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब पहला अभिभाषण इन्हीं के द्वारा होगा। इसके साथ साथ जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनसे संबंधित प्रावधान कि राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति उनको घोषित करेगा और उसके बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के तहत उनको जारी करेगा। तो इस तरह से कुछ मूल परिवर्तन हमको दिखते हैं। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनसे जुड़े भी कुछ प्रावधान हम देख पाते हैं। पहला संविधान संशोधन हुआ, इससे अब जो संपत्ति अधिग्रहण कठिन हो गया था वह आसान हो गया। अब सरकार आसानी के साथ लोगों की संपत्ति ले सकती थी क्योंकि भूमि आवंटन को उसे लागू करवाना था। इससे भूमि सुधार कानून लागू हुए और एक नया प्रावधान बना 9वीं अनुसूची का प्रावधान। 9वीं अनुसूची का प्रावधान अनुच्छेद 31 के अंतर्गत बनाया जाता है और इसी के तहत अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31B यह दोनों जोड़े गए तो 9वीं अनुसूची बनी। 9वीं अनुसूची के माध्यम से यह तय किया गया कि जो विषय 9वीं अनुसूची में रख दिए जाएंगे वह कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं की जा सकती। मतलब 9वीं अनुसूची में रखे विषय न्यायिक समीक्षा से बाहर है। तो पहले संविधान संशोधन से कुछ इस तरह के परिवर्तन होते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ा? जो अनुच्छेद 31 है उसके प्रावधान से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और अब इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। भले ही ऐसे कानून जिनको 9वीं अनुसूची में रखा गया है
वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, उसके बाद भी उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 31A, जिसके माध्यम से यदि सरकार चाहे तो सार्वजनिक हित में किसी की भी संपत्ति को ले सकती है। इसी के तहत जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 19 है, इनको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। मतलब किसी भी विषय को अगर 9वीं अनुसूची में रख दिया गया है तो वह न्यायिक समीक्षा से बाहर है, भले ही वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। इन सारे प्रावधानों से जो भूमि संशोधन कानून थे उनको लागू किया जाना आसान हो गया और सरकार उन कानूनों को लागू कर पाई। लेकिन समय के साथ क्या होता है, यह जो 9वीं अनुसूची है इसका दुरुपयोग प्रारंभ हो जाता है। अब वह सारे विषय 9वीं अनुसूची में रखे जाने लगते हैं जिनको न्यायिक समीक्षा से बचाना है। मतलब कोई ऐसा मामला है जिसको सरकार चाह रही है कि यह न्यायिक समीक्षा के कैटेगरी में ना आए, तो न्यायालय में इसको चैलेंज ना किया जाए, तो उन सारे मुद्दों को 9वीं अनुसूची में डाला जाने लगा। इस तरह धीरे धीरे हम देखते हैं कि लगभग 250 ऐसे मामले होते हैं या 250 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो 9वीं अनुसूची में रख दिए जाते हैं। मतलब 9वीं अनुसूची का दुरुपयोग देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ उसके यह सारे प्रावधान है। 9वीं अनुसूची के केस में भी आप ध्यान रखेंगे कि अब इसमें न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन कब? जब यह मूल ढांचे का उल्लंघन करे या जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, यदि उसका उल्लंघन हो तो 9वीं अनुसूची के विषयों को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा प्रमुख संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956 का। अब यह संशोधन क्यों लाया गया? क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करना था। इसके कारण यह संशोधन किया गया और संशोधन कहाँ हुआ? दूसरी अनुसूची में और 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची मतलब जहां पर शक्तियों का बंटवारा है कि केंद्र और राज्य के बीच कौन सी शक्तियां रहेंगी, तो वह बंटवारा हमको दिखता है। जब हम दूसरी अनुसूची को देखते हैं तो इसमें वेतन और भत्ते दिए गए हैं। जितने भी संवैधानिक पद हैं, चाहे वह राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, लोकसभा का अध्यक्ष हो, उन सबके विषय में प्रावधान इसमें दिए गए हैं। तो उनके विषय में भी संशोधन किया गया। इससे जो 4 वर्गों की व्यवस्था थी, पहले जो राज्य थे आजादी के बाद इनको 4 भागों में बांटा गया था, भाग ए, भाग बी, सी और डी। इन 4 भागों को समाप्त किया गया और इनके स्थान पर अब 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो राज्यों का जो वर्गीकरण था पहले 4 भागों में, उसको समाप्त किया गया और अब 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। इसी तरह से जो उच्च न्यायालय हैं उनके क्षेत्रों का विस्तार किया गया और जो कॉमन न्यायालय की संकल्पना है, मतलब 2 राज्यों के लिए या 2 से 2 अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय काम कर सकता है, इस व्यवस्था को भी लागू किया गया। इसके साथ साथ जो उच्च न्यायालय है उसके जो अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, जो राज्य हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है और जब संख्या में वृद्धि हो रही है तो सबसे पहले तो एक चीज समझिए आप कि जो वर्गीकरण था पहले, उस वर्गीकरण को समाप्त किया गया। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2 श्रेणियां रह गई। इसी के साथ साथ जो हाई कोर्ट है उसके क्षेत्र का विस्तार किया गया और कॉमन हाई कोर्ट बनाए जाने की व्यवस्था को लागू किया गया। इसके अलावा जो कार्यकारी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया। तो इस तरह 7वें संविधान संशोधन में यह सारे परिवर्तन हुए। आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू हुआ था, उसी के कारण यह सारे संशोधन करने पड़े थे। तो बाकी आप आसानी के साथ कनेक्ट कर ले जाएंगे कि 4 वर्गों की श्रेणियां समाप्त करना, दूसरी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, इनमें संशोधन करना, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाना, कॉमन उच्च न्यायालय बनाना, जो अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की व्यवस्था करना। तो यह सब कुछ आपको आसानी के साथ याद रहेगा। अगला हम देखें संशोधन जो सबसे प्रमुख है, 9वां संविधान संशोधन 1960 का। इसका कारण क्या है? इस समय क्या हुआ था, जो भारत और पाकिस्तान का क्षेत्र है, मतलब जो भारत था और जो पाकिस्तान था, उसके मध्य कुछ भूमियों को लेकर विवाद था। यह पाकिस्तान आप ध्यान रखेंगे कि बांग्लादेश वाला है, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश बना है, तो उससे पहले यह पाकिस्तान था। तो उस बांग्लादेश वाले क्षेत्र को या उस समय के पाकिस्तान वाले कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद था। उस विवाद को सुलझाने के लिए जमीन ट्रांसफर की जानी, लेकिन इस बात को चैलेंज किया गया कोर्ट में कि क्या केंद्र सरकार अपनी मर्जी से ही किसी राज्य की जमीन लेकर किसी दूसरे देश को दे सकती है। यह मामला गया कोर्ट में और कोर्ट ने फिर यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 3 जिसके माध्यम से यह काम किया जा रहा है उसमें यह प्रावधान नहीं है या उसके माध्यम से संसद को यह शक्ति नहीं है कि भारत के भूभाग को किसी दूसरे देश को सौंप दे। मतलब भारत के अंदर वह चाहे जैसे परिवर्तन कर ले, किसी राज्य की सीमा घटा दे, बढ़ा दे, नए राज्य बना ले,
वह सब कुछ भारत के अंदर वह कर सकती है। लेकिन यदि उसको अपने देश की भूमि किसी दूसरे देश को देनी है, जैसे यहाँ पर उस समय के पाकिस्तान को दी जा रही थी, तो जो भूमि देनी है उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको यह करने के लिए अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के माध्यम से ही चलना होगा और आपको संविधान में संशोधन करके ही अपने देश की भूमि किसी दूसरे देश को देनी होगी। मतलब उसी के तहत यह शक्ति है कि आप अपने देश की भूमि किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अनुच्छेद 3 के तहत यदि संशोधन करना है तो यह पास होगा साधारण बहुमत से, लेकिन अगर अनुच्छेद 368 के माध्यम से यह काम करना है, मतलब संविधान में संशोधन करना है, तो इसके लिए चाहिए होगा विशेष बहुमत, और जब विशेष बहुमत चाहिए होगा तो यह काम थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। साधारण बहुमत के केस में यह काम आसान हो जाता है। तो इस तरह कोर्ट ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से ही यह काम किया जा सकता है। संविधान में संशोधन हुआ और उसके माध्यम से जो बेरुआरी संघ राज्य क्षेत्र था उसको भारत पाक समझौता 1958 के तहत पाकिस्तान को सौंपा गया। तो कोर्ट ने कहा कि आपको संशोधन करना होगा, इसलिए यह 9वां संविधान संशोधन हुआ और जो बेरुआरी का क्षेत्र है वह क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया। अगला संविधान संशोधन देखें तो 12वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से गोवा, दमन और दीव इनको भारतीय संघ में शामिल किया गया। 13वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से जो नागालैंड है उसको राज्य का दर्जा दिया गया और उसके साथ साथ उसके लिए कुछ विशेष प्रकार के उपबंध किए गए। फिर हुआ 14वां संविधान संशोधन 1962 में ही, इसके माध्यम से जो पुडुचेरी है इसको भारतीय संघ में शामिल किया गया और जो संघ शासित प्रदेश थे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी, इनके लिए विधानमंडल का प्रावधान किया गया। और उसके अलावा जो मंत्री परिषद की व्यवस्था है वह भी इन संघ शासित प्रदेशों के लिए लागू की गई। अगला संविधान संशोधन जो इंपॉर्टेंट है 31वां संविधान संशोधन 1972 का। इस समय हम देखते हैं क्योंकि जनगणना हुई थी 1971 में और इस जनगणना के माध्यम से यह पाया गया कि भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई है और जब जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो इनका जो प्रतिनिधित्व है वह प्रतिनिधित्व भी बढ़ना चाहिए। जो लोकसभा की सीटें हैं इनको बढ़ाकर 525 से 545 कर दिया गया और आधार क्या बना? 1971 की जनगणना। अगला महत्वपूर्ण 35वां संविधान संशोधन 1975 का। अब इन संशोधनों के साथ आप देखेंगे जो 1975 के टाइम फ्रेम में होंगे, इसमें जो राज्य की शक्ति है उसको कम किया जाएगा, जो न्यायालय है उस न्यायालय की शक्ति को कम किया जाएगा, वहीं जो केंद्र सरकार है उसकी शक्ति को बढ़ाया जाएगा, जो राष्ट्रपति है उसकी शक्ति को बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से परिवर्तन होंगे। कुल मिलाकर जो राज्य सरकार है, न्यायालय की व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को कमजोर होता हुआ हम देखेंगे। तो हम देखते हैं 35वां संविधान संशोधन 1975 का। यह टाइम फ्रेम आप ध्यान रखिएगा। लेकिन 35वें में क्या हुआ था? जो सिक्किम था जिसको पहले संरक्षित राज्य का दर्जा था, अब वह समाप्त किया गया और इसको एक सह राज्य का दर्जा दिया गया। इसी तरह से जो 10वीं अनुसूची है इसको जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची के केस में आप ध्यान रखेंगे एक कानून आपको याद होगा, दल बदल। यह दल बदल वाला प्रावधान बाद में किया जाएगा। पहले जब 10वीं अनुसूची जोड़ा जाएगा पहली बार तो जो सिक्किम है उसी के लिए हमको प्रावधान दिखेंगे। इस अनुसूची के माध्यम से सिक्किम को भारतीय संघ में किस तरह से शामिल किया जाएगा उससे संबंधित जो नियम कानून है और जो शर्तें हैं उन शर्तों को डिफाइन किया जाएगा। सिक्किम भारत में शर्तों के साथ शामिल होगा। तो 1975 में यह परिवर्तन हुआ। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं आप समय के साथ देखेंगे कि जब उनको शामिल किया गया तो एकदम से उनको शामिल नहीं किया गया, उनको धीरे धीरे स्टेप्स में शामिल किया गया है। तो उससे संबंधित जो संविधान संशोधन हुए हैं वह भी एक क्रम के रूप में आप ध्यान रखिएगा। अगला संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन 1975 का। इसके माध्यम से क्या हुआ? जो सिक्किम है इसी से संबंधित यह प्रावधान हमको दिखेगा और सिक्किम को अब पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। और जब पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा तो जो 10वीं अनुसूची के प्रावधान थे इसमें शर्तें तय थी कि सिक्किम किस तरह से रहेगा भारतीय संघ के साथ। तो अब जब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया तो वह शर्तें समाप्त हो गई। इसीलिए हम देखते हैं कि 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया जाएगा। अगला संविधान संशोधन 38वां और यह हुआ 1975 में। इसके माध्यम से क्या हुआ? जो आपातकाल की घोषणा है इसको गैर वाद योग्य बना दिया गया। अब यहाँ आप देखेंगे इमरजेंसी के प्रावधान आपको दिखने लगेंगे या ऐसे प्रावधान आपको दिखेंगे जो इमरजेंसी लगाने की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। तो आपातकाल की जो घोषणा है अब यह कोर्ट में चैलेंज नहीं होगी, इस बात को पहले तय किया गया। फिर जो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है,
और जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक हैं उनके जो भी अध्यादेश हैं उन अध्यादेशों को गैर वाद योग्य बनाया गया। मतलब इनको अब किसी को भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है वह कई आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक है उनकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति को बहुत बढ़ाया गया। इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति हैं वह आपातकाल कैसे लागू करें उनके आधारों को भी बढ़ाया गया। अगला संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन, यह हुआ 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इस समय जो संविधान में परिवर्तन हुए वह बहुत व्यापक हुए। लगभग संविधान के हर सेक्टर को छुआ गया और एक सीरीज में हम परिवर्तन देखते हैं। जैसे एक परिवर्तन सबसे पहले आप समझे कि स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई और स्वर्ण सिंह समिति ने जो मौलिक कर्तव्य है उनके विषय में सुझाव दिया कि मौलिक कर्तव्यों को लागू किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला काम हुआ कि इन मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया। इसके साथ साथ संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए, एक समाजवादी, दूसरा अंतर्निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। 3 शब्दों को जोड़ा गया। जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको भाग 4A के अंतर्गत रखा गया जिसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। इसके साथ साथ जो कैबिनेट की सलाह है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। इसके अलावा जो ट्रिब्यूनल्स है, अधिकरण है, इनकी भी व्यवस्था की गई और इनको संविधान के भाग 14A में रखा गया। जो सीटों की संख्या है लोकसभा की और राज्य विधानसभा की, इनको फिर से फिक्स किया गया। इससे पहले हमने देखा था कि 1971 में जब जनगणना हुई थी उसके आधार पर परिवर्तन हुए थे, लेकिन 1976 के इस परिवर्तन से इस व्यवस्था को 2001 तक के लिए फिक्स कर दिया गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा की जो सीटें हैं वह अब निश्चित रहेंगी। इसके साथ साथ जो संवैधानिक संशोधन है उन संशोधनों को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। मतलब अनुच्छेद 368 के तहत यदि कोई संशोधन हो जाता है संविधान में, लोकसभा में और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और संविधान में संशोधन हो जाता है तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब यह बाद में एक विवाद खड़ा होगा बेसिक स्ट्रक्चर के अगेन। कैसे? संविधान में जो न्यायिक जांच का विषय है इसको बाद में डिफाइन किया जाएगा, यह मूल ढांचे का पार्ट है और इस चीज को चैलेंज किया जाएगा। लेकिन अभी आप समझिए कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो न्यायिक समीक्षा है या जो न्यायालय की शक्ति है उस शक्ति को कम किया जा रहा है। इसके अलावा जो रिट वाला प्रावधान है उसमें भी कटौती की गई। लोकसभा और राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है इसको 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। इसके साथ साथ जो डीपीएसपी के प्रावधान है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, इनके आधार पर यदि सरकार कोई कानून बनाए तो वह कानून यदि मौलिक अधिकारों का हनन करे या हम कहें कि नीति निर्देशक तत्व के तहत कोई कानून बनाया जाता है और उस कानून के कारण जो मौलिक अधिकार हैं उनसे उनका टकराव हो जाए तो उस केस में डीपीएसपी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अर्थात यदि टकराव हो डीपीएसपी में मौलिक अधिकारों में तो डीपीएसपी पर साइड होगा। तो यह प्रावधान हमको दिखता है। अब इससे भी क्या होगा, जो शक्ति का केंद्रीकरण है वह केंद्रीकरण हमको दिखेगा। सरकार अगर योजना लागू करना चाह रही है और वह डीपीएसपी का पार्ट है, नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है, तो संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए यह मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, भले ही उसके कारण किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार कम हो। संसद को ऐसी शक्ति दी गई कि वह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाए और यह राष्ट्र विरोधी गतिविधियां क्या है, इनका एरिया भी काफी विस्तृत किया गया। मतलब बहुत अनक्लियर एरिया था कि किसको राष्ट्र विरोधी गतिविधि माना जाएगा, इसको भी बढ़ाया गया। और इसके बाद भी यह प्रावधान किया गया यदि कोई ऐसी विधि बनाई जाती है या हम कहें कि यदि कोई ऐसे कानून बनाए जाते हैं और उन कानूनों के माध्यम से भी यदि मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं तब भी वह कानून लागू होंगे। अब राज्य का मतलब यहाँ केंद्र ने मान लेते हैं कोई कानून बनाया और उस कानून को आधार क्या दिया, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के नियंत्रण के लिए बनाया गया कानून। तो यदि कोई कानून ऐसा बनाया गया और वह कानून मौलिक अधिकारों का हनन करे, जैसे सरकार ने मान लेते हैं कोई प्रावधान किया और प्रावधान यह है कि यदि आशंका है सरकार को, मतलब उम्मीद है या ऐसा सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति विशेष किसी अपराध को कर सकता है और उसके बेसिस पर ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अब बिना अपराध किए किसी को अरेस्ट करना यह मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। लेकिन नियम क्या बना, यदि राष्ट्र विरोधी
गतिविधि से संबंधित हो तो यह कानून लागू होगा। अब इस केस में मौलिक अधिकार वायलेट नहीं माने जाएंगे। तो यह प्रावधान दिखता है कि शक्ति का जो केंद्रीकरण है वह हम देख पाते हैं। इसके अलावा जो 3 नए नीति निर्देशक तत्व हैं इनको भी जोड़ा गया। सबसे पहले समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, हर व्यक्ति को बराबर न्याय मिले और न्याय की जो सुविधा है वह निःशुल्क हो यदि कोई व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो उद्योग हैं उनमें कर्मचारियों की भी सहभागिता हो, मतलब कर्मचारी भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, यह प्रावधान। इसके अलावा जो पर्यावरण संरक्षण है, संवर्धन है, वन्य जीव है, वन है, इन सब को संरक्षित करना यह भी जोड़ा गया। तो 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। इसके साथ साथ भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, यह व्यवस्था भी लागू की गई। जो राष्ट्रपति शासन है इसको एक बार में 6 माह से अधिक बढ़ाकर 1 साल तक कर दिया गया। अब इसमें क्या प्रावधान है, यदि राष्ट्रपति शासन लागू है किसी राज्य में और राष्ट्रपति शासन की जो समय सीमा है वह 6 माह थी पहले, मतलब एक बार राष्ट्रपति शासन केवल 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, इसको बाद में बढ़ाया जा सकता है चाहे जितनी बार, लेकिन प्रावधान क्या था कि केवल 6 महीने के लिए ऐसा किया जा सकता है। इसको बढ़ाया गया 1 साल के लिए। ये अब एक बार में राष्ट्रपति शासन 1 साल के लिए लगाया जा सकता है। इसका अर्थ यह कि जो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की क्षमता है उस क्षमता में विस्तार किया गया, उसकी समय सीमा में विस्तार किया गया। इससे जो राष्ट्रपति शासन है वह ज्यादा लंबे समय तक लगा रह सकता है। अब यह भी कैसे देखेंगे आप, जो स्थानीय शासन है उस स्थानीय शासन का यह खंडन है एक प्रकार से। इसके साथ साथ जो सशस्त्र बल है इनको राज्य के किसी भी हिस्से में भेजा जा सकता है, मतलब देश के कहीं भी किसी भी राज्य में भेजा जा सकता है, चाहे राज्य की मंजूरी हो या चाहे राज्य की मंजूरी ना हो। दोनों ही केसेस में यदि केंद्र को लगता है कि सशस्त्र बलों को भेजा जाना चाहिए तो उनके पास यह शक्ति है कि राज्यों की सहमति के बिना भी वह सशस्त्र बलों को भेज सकते हैं। जो राज्य सूची के विषय हैं इनको भी समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया। अब इससे क्या अंतर है, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाएंगे और समवर्ती सूची पर राज्य प्लस संघ दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। लेकिन इसमें भी क्या है, यदि कोई विवाद होता है, मतलब समवर्ती सूची का कोई विषय है, इस पे कानून बना, राज्य ने अपना पक्ष रखा, केंद्र ने अपना पक्ष रखा या संघ ने अपना पक्ष रखा, लेकिन विवाद हो गया तो बात किसकी मानी जाएगी, संघ की। तो समवर्ती सूची में जो भी विषय होंगे इनमें भी संघ ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस तरह से राज्य शक्ति को कमजोर किया गया। इसमें हम देखते हैं शिक्षा, वन, वनस्पति एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल, न्याय प्रशासन, यह सब कुछ समवर्ती सूची में जोड़ा गया। इसके साथ साथ जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अलावा जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उन न्यायालयों का गठन किस प्रकार से होगा, यह कार्य भी केंद्र सरकार के पास आ गया। तो इस तरह से न्यायालय की शक्ति को भी कमजोर किया गया। इसके अलावा जो संसद है और जो राज्य विधानसभा है इसमें जो कोरम पूर्ति की आवश्यकता है इस आवश्यकता को भी समाप्त किया गया। अब इससे क्या होगा, 10% का प्रावधान है कि कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए तभी सदन की कार्यवाही हो सकती है। लेकिन इस 10% के प्रावधान को या कोरम की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। अब चाहे जितने सदस्य हैं वह मिलकर कानून बना सकते हैं। तो इस तरह से कोरम की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा अखिल भारतीय विधि सेवा का सृजन हो ऐसी व्यवस्था की गई। जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं इनके अधिकारों में भी कटौती की गई और इन पर कार्यवाही तेजी से हो सके वह प्रक्रिया भी बनाई गई। मतलब इन पर होने वाली जो कार्यवाही की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को छोटा किया गया। तो सिविल सर्विसेज हैं इनकी शक्ति को भी कमजोर किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक बहुत बड़े परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। पूरी संवैधानिक व्यवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। अभी हमने चर्चा की स्वर्ण सिंह समिति की। हम देखते हैं कि 1976 में इस समिति को गठित किया गया था। इस समिति का कार्य क्या था कि इसे मौलिक कर्तव्यों पर और उसकी आवश्यकता पर अपनी सिफारिश देनी थी। आपातकाल का समय था और आपातकाल के समय लोगों के मौलिक कर्तव्य क्या हो इस बात की सिफारिश इनको देनी थी। इन्होंने वह सिफारिशें दी और उनके बेसिस पर अनुच्छेद 51A के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया। लेकिन यहाँ आप ध्यान देंगे कि इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों की बात की थी, लेकिन संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और हुआ कब, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। एक समिति और है वर्मा समिति। वर्मा समिति के विषय में देखें तो 1998 में यह गठित हुई और जो शिक्षण संस्थान है
उनमें भी मौलिक कर्तव्यों को किस प्रकार से लागू किया जाए उनसे संबंधित प्रावधान हमको दिखते हैं। इसके बाद 43वां संविधान संशोधन 1997, इसके माध्यम से जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है उस शक्ति को फिर से बहाल किया गया। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है उस शक्ति को फिर से बहाल किया गया। इसके साथ साथ जो प्रावधान बना था कि जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं उन पर जब कानून बनाए जाएंगे तो भले ही वह मौलिक अधिकारों का हनन करें लेकिन उसके बाद भी उनको लागू किया जा सकता है। तो यह जो शक्ति थी संसद की, इस शक्ति को समाप्त किया गया। इसके बाद अगला प्रमुख परिवर्तन 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके माध्यम से जो 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे उन परिवर्तनों को रिवर्स किया गया। जैसे जो 6 साल का कार्यकाल कर दिया गया था राज्य विधानसभा का और लोकसभा का, उसको फिर से 5 साल का कर दिया गया। जो कोरम पूर्ति की आवश्यकता थी उस आवश्यकता को फिर से बहाल किया गया। अब 10% की आवश्यकता फिर से है। संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया। संसद की, राज्य विधानमंडल की जो भी कार्यवाही है यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हो, इस बात को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। जो राष्ट्रपति की शक्ति हमने देखी थी उसमें भी यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के पास यदि कैबिनेट विचार करके कोई सलाह भेजती है तो उसको एक बार वह वापस कर सकते हैं, लेकिन फिर से यदि राष्ट्रपति को वह सलाह भेजी जाती है तो राष्ट्रपति को उसे मानना होगा। तो एक बार यह राष्ट्रपति के पास शक्ति स्थापित की गई कि राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह को टाल सकता है या उनको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उस शक्ति में भी कटौती की गई। पहले क्या प्रावधान बना 42वें से, राष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ शासित प्रदेशों के जो प्रशासक हैं उन्हीं के आदेश अंतिम है और उन्हीं के माध्यम से अध्यादेश जारी होंगे। इसको भी परिवर्तित किया गया और इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया। जो सर्वोच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनकी शक्ति को फिर से बहाल किया गया। जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उस आपातकाल के जो संदर्भ है, मतलब जिस बेसिस पर वह राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था उस बेस को भी बदला गया। बेस क्या था कि आंतरिक अशांति के बेस पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ। इस शब्द को परिवर्तित किया गया और अब जो शब्द रखा गया वह है सशस्त्र विद्रोह। जब तक शस्त्रों के साथ विद्रोह ना हो राज्य में या राष्ट्र में तब तक राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। तो यह प्रावधान मिला हमको। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है वह अब कैबिनेट की लिखित सिफारिश के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। 42वें संविधान संशोधन के साथ हमने देखा था, या हम कहें जब आपातकाल लागू हुआ उस समय हमने देखा कि राष्ट्रपति को सूचना ही नहीं थी ठीक से आपातकाल के विषय में। तो यह प्रावधान किया गया कि अब कैबिनेट लिखित रूप से जब तक नहीं देगी राष्ट्रपति को तब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ यदि आपातकाल लागू किया जाता है उस केस में भी कुछ सेफगार्ड्स बनाए गए, मतलब कुछ ऐसे उपाय किए गए जिससे जनता के या जो नागरिक हैं देश के उनके अधिकारों को ना छीना जाए। जैसे जब आपातकाल लागू होगा उस समय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इनके अधिकार निलंबित नहीं होंगे। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, आर्टिकल 20 में क्या है, पूर्वव्यापी दंड ना लगाया जाए, अर्थात किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो उस समय अपराध नहीं था। जैसे मान लेते हैं चोरी करना अपराध है लेकिन इसके लिए कानून बना 1978 में फॉर एग्जाम्पल, और किसी व्यक्ति ने चोरी की 1970 में, तो यह अपराध नहीं होगा। जब तक अपराध घोषित ना किया गया हो तब तक वह अपराध नहीं है। तो पूर्वव्यापी दंड नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आप ध्यान रखेंगे आर्थिक मामलों में यह लागू नहीं है। इसके साथ साथ कोई व्यक्ति अपने ही खिलाफ गवाही दे, यह बात भी हमको नहीं दिखती है। मतलब कोई व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही दे, इस बात से उसको सुरक्षा है। इसमें भी अपवाद है। जैसे सैंपल मतलब ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, डीएनए सैंपल, यह सब इसके कवर में नहीं आते हैं। वहीं अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो यह दोनों अधिकार बने रहेंगे भले ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। जो न्यायपालिका की शक्ति कम की गई थी जिसके माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष यदि इनके चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो तो वह न्यायालय देख सकती है, वह अधिकार भी फिर से स्थापित किया गया। एक बहुत बड़ा परिवर्तन और आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी परिवर्तन में आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे। 44वें संविधान संशोधन को जब भी हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं जो 42वां संविधान संशोधन था उसके प्रावधानों को इसने रिवर्स किया। रिवर्स का मतलब राज्य की शक्ति को बढ़ाया, लोगों की शक्ति को बढ़ाया, या हम यहाँ कहें कि जो नागरिक हैं उनकी शक्ति को बढ़ाया गया, न्यायालय की शक्ति को बढ़ाया गया। लेकिन
यहाँ एक अलग से प्रावधान है। जो संपत्ति का अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार से बाहर किया गया। तो यह कब हुआ? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। संपत्ति का अधिकार क्या है? न्यायिक अधिकार। तो इस तरह हम देखते हैं कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन में हुए प्रावधानों को निरस्त किया गया। अगला प्रमुख 52वां संविधान संशोधन 1985 का। इसके माध्यम से जो 10वीं अनुसूची थी, जो पहले सिक्किम के लिए जोड़ी गई थी, सबसे पहली बार उस अनुसूची को फिर से बहाल किया गया और इस बार जो उसमें प्रावधान है वह रखे गए दल बदल के। इसके अलावा 65वां संविधान संशोधन 1990 का। इसके माध्यम से एससी और एसटी के लिए, जो शेड्यूल कास्ट है और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनके लिए राष्ट्रीय आयोग हो और यह राष्ट्रीय आयोग बहुसदस्यीय हो, यह व्यवस्था की गई। फिर हुआ 69वां संविधान संशोधन 1991 का। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछा गया है। इसके माध्यम से क्या हुआ? जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, उस क्षेत्र को एक विशेष दर्जा देते हुए बनाया गया और दिल्ली के लिए यह तय किया गया, यहाँ विधानसभा होगी, विधानसभा में 70 सीटें होंगी और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद भी होगी। तो 69वें संविधान संशोधन से दिल्ली में परिवर्तन हुए और उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अगला प्रमुख परिवर्तन 73वां संविधान संशोधन 1992 का। इसके माध्यम से जो पंचायती राज व्यवस्था है, उस व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और पंचायती राज व्यवस्था संविधान का भाग बना। इसके लिए संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में इसको रखा गया। तो भाग 9 और 11वीं अनुसूची में इसको रखा गया और 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए जिन पर कानून बनाने का अधिकार पंचायतों के पास है या जिनकी शक्तियां पंचायती राज संस्थानों के पास है। अगला प्रमुख परिवर्तन 74वां संविधान संशोधन 1992 का। इसके माध्यम से जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और भाग 9(1) के अंतर्गत इनको रखा गया। एक और अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची, और इसमें भी 18 विषय रखे गए जो शहरी स्थानीय निकायों से कनेक्टेड है। अगला संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 का। इसके माध्यम से अनुच्छेद 21A के तहत जो प्रारंभिक शिक्षा है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों की, उस व्यवस्था को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया। मतलब 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मिले, यह उनका मौलिक अधिकार है। और पहले यह कहाँ था? नीति निर्देशक तत्व में और अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। तो नीति निर्देशक तत्व के भाग को जोड़ दिया गया मौलिक अधिकार से। अगला परिवर्तन 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। इसके माध्यम से जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अब इसके लिए 2 विभाग बने या इसके लिए 2 आयोग बनाए गए। पहला अनुसूचित जाति आयोग जो कि अनुच्छेद 338 के माध्यम से स्थापित हुआ। दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जिसको अनुच्छेद 338A के माध्यम से स्थापित किया गया। तो पहले एक आयोग बनाया गया जो दोनों को देखती थी। अब इन आयोगों को बांटा गया और 2 अलग अलग आयोग बनाए गए। अगला परिवर्तन 91वां संविधान संशोधन 2003 का। इसके माध्यम से जो मंत्री परिषद का आकार है उस आकार को सीमित किया गया। अब यहाँ क्या दिक्कत थी? गठबंधन की सरकारें बन रही थी और गठबंधन की सरकारों में जब दूसरे दल के लोगों को शामिल किया जाता था तो उनको प्रलोभन दिए जाते थे और प्रलोभन ज्यादातर होते थे मंत्री बनाए जाने। इससे क्या हो रहा था? जो मंत्रियों की संख्या है वह संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके साथ साथ मंत्री बनने की लालच में जो दल बदल कानून है, यह कानून कमजोर हो रहा था। लोग आसानी के साथ एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे क्योंकि उनको मंत्री बनाए जाने का ऑफर मिलता था। तो इसके लिए प्रावधान किए गए कि अब लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उस संख्या के 15% तक ही मंत्री बनाए जा सकते हैं और इनमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। अर्थात कुल मिलाकर जितने भी मंत्री बनेंगे वह लोकसभा की जो संख्या है उसके 15% से ज्यादा नहीं होंगे। और प्रधानमंत्री भी इनमें शामिल का मतलब प्रधानमंत्री भी एक मंत्री है, मतलब जितने भी मंत्री हैं उन सारे मंत्रियों का मुखिया। तो प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्री परिषद का आकार 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला परिवर्तन 97वां संविधान संशोधन 2011 का। इसके माध्यम से जो सहकारी समितियां हैं इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और 3 बदलाव किए गए। पहला अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जिसके माध्यम से सहकारी समिति बनाना यह मौलिक अधिकार का पार्ट है। इसके साथ साथ जो सहकारी समितियां हैं वह बने, उनको बढ़ावा दिया जाए, यह नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है। इसके साथ साथ एक भाग जोड़ा गया, भाग 9B, जिसके माध्यम से सहकारी समितियों को देखा जाएगा। तो सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किए गए। उसके बाद 99वां
संविधान संशोधन 2014 का। इसके माध्यम से जो सरकार थी उसने एक प्रयास किया कि जो पहले कॉलेजियम सिस्टम है, अर्थात जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, इन प्रावधानों को बदलना चाहा और उनके स्थान पर एनजेएसी बनाना चाहा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। मतलब एक आयोग के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति की जाएगी। यह प्रावधान करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया और फिर से कॉलेजियम सिस्टम को लागू किया गया। अगला प्रमुख संशोधन 100वां संविधान संशोधन 2014 का। इसके माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का ट्रांसफर हुआ। जो पहली अनुसूची है जिसमें राज्यों के क्षेत्र डिफाइन है उसमें परिवर्तन किया गया। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, इन राज्यों की जो सीमा है उनमें परिवर्तन किया गया। इसके बाद 101वां संविधान संशोधन 2017 का। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके माध्यम से ही जीएसटी व्यवस्था या गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया। एक देश एक टैक्स, यह व्यवस्था लागू। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनको समाप्त किया गया और उनके स्थान पर एक टैक्स को लागू किया गया जिसे कहते हैं जीएसटी। इसके बाद 102वां संविधान संशोधन 2018 का। इसके माध्यम से जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 338, 338A, 338B इन सब को शामिल किया गया। मतलब 338B को शामिल किया गया 338A के साथ। अगला प्रमुख परिवर्तन 103वां संविधान संशोधन 2019 का के माध्यम से जो ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था है 10% आरक्षण वाली, उस व्यवस्था को लागू किया गया और अनुच्छेद 16 में परिवर्तन किया गया और 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए रखा गया। इसके बाद 104वां संविधान संशोधन जिसके माध्यम से जो एंग्लो इंडियन की व्यवस्था थी लोकसभा में और विधानसभा में, इसमें क्या प्रावधान था? यदि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कम हो तो राष्ट्रपति 2 लोगों की नियुक्ति कर सकता था एंग्लो इंडियन के रूप में। मतलब 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता था। इस व्यवस्था को समाप्त किया गया। इसके साथ साथ आरक्षण की जो व्यवस्था है एससी और एसटी के लिए, इस व्यवस्था को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद 105वां संविधान संशोधन जिसके माध्यम से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी पहचान कैसे होगी और कौन पिछड़े वर्ग में शामिल होगा, इस बात का अधिकार राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को दे दिया गया। तो 127वां संशोधन विधेयक था और 105वां संविधान संशोधन था। अब क्योंकि यह लेटेस्ट वाले हैं तो इनसे यह भी पूछा जा सकता है कि विधेयक कौन सा था। तो विधेयक 127वां और संशोधन 105वां। अब इनमें अंतर क्या है? विधेयक और संशोधन, कोई भी बिल जब पास कराना है तो उसको संसद में पेश करना होगा। जब पेश करेंगे तो उसको कहेंगे विधेयक। तो ऐसे कितने हैं? 127 विधेयक। अभी तक जब हम बात कर रहे हैं 105वें संविधान संशोधन की, तो 127 ऐसे विधेयक पेश हुए जिनके माध्यम से संशोधन करना है। और संशोधन हुए कितने? मतलब जितने भी विधेयक पेश होंगे जरूरी नहीं है कि सारे एक्सेप्ट हो जाएं। कोई लोकसभा में फंस जाएगा, कोई राज्यसभा में फंस जाएगा। तो जितने पास हुए उनको कहेंगे संशोधन। तो विधेयक कौन सा है? 127वां और संशोधन कौन सा है? 105वां। अगला संशोधन 106वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से जो महिलाएं हैं इनको 33% आरक्षण मिलेगा लोकसभा में और विधानसभा में। यह प्रावधान हमको दिखता है। तो इस तरह से वह सारे प्रमुख परिवर्तन या संविधान के वह सारे संशोधन हमने देख लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जिनका परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। आशा करता हूं इस वीडियो से प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको बहुत कुछ मिला होगा, जिससे प्रारंभिक परीक्षा के बहुत सारे प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।